मैंने एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की 12 मिनट में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है। अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे। इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना। शिकस्त ही तस्लीम करना। इसराइल जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो तहबाला कर देगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तान के ऑप्शंस देखे जा रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि इसराइल को अगर हमें अटैक करना है, मतलब पाकिस्तान अगर इसराइल को अटैक करेगा जिसकी बाउंड्री तकरीबन 3000 से 3200 किलोमीटर दूर पड़ती है, लेकिन फिर भी उसको अपना जो मिसाइल है वहाँ पर भेजना है, वो भूल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर उसने काउंट भी किया है, लेकिन ये बात भी है कि अगर मान लीजिए कि आपने मिसाइल भेजा और उस मिसाइल को ट्रैवल करने में 12 मिनट लगेंगे, तो क्या इसराइल की सिस्टम ऐसी बैठी रहेगी? इसराइल की आवाज़ भी अच्छी खासी सिस्टम है, 2-3 मिनट में उसका भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और बीच में ही आपकी जो भी, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल हो चाहे नॉर्मल मिसाइल हो, किसी को भी यहाँ पर गिरा दिया जाएगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि इसराइल और इंडिया मिलकर, क्योंकि इनिशिएटिव आपने लिया है तो फिर आपकी तो बजनी तय है, तो हो सकता है कि उसके बाद इंडिया और इसराइल मिलकर दोनों तरफ से आप पर हमला करें और आपके पास उस समय पर ऑप्शन नहीं होगा बचने का। अब भाई साहब, इस टाइप के सिनारियो सोचने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आती। और ख़ास करके ये कोई मीडिया हाउस वाले भाई साहब नहीं है, मतलब ये एंकर है, लेकिन ये खुद का कंटेंट बनाते हैं, खुद यूट्यूबर है, कुछ नॉलेजेबल वीडियोस बनाए तो समझ में भी आए। पाकिस्तान में हमेशा एक डिलेमा रहा है कि इस टाइप की सिचुएशन अगर क्रिएट, मतलब अलग से मज़ा आता है उनको इस टाइप की सिचुएशन को डिस्कस करने में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की है। हमारा जो शाहीन 3 है उसकी रेंज है 3000 से 3500 किलोमीटर, तो वो पहुंचेगा इसराइल। हम जो इस्तेमाल करेंगे शाहीन 3 को वो इस्तेमाल करेंगे बलूचिस्तान से। समझ आई बात आपको? क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान में फिट करते हैं अपना शाहीन 3 तो वो बड़ी आसानी से इसराइल पहुंच जाएगा। इसराइल और पाकिस्तान का फासला है 3200 किलोमीटर, दरमियान में 3-4 मुल्क भी आते हैं। अच्छा, ये जितने भी मुल्क आते हैं तमाम इसराइल के खिलाफ है, ये पहुंच जाएगा। लेकिन इन 12 मिनटों के अंदर होगा ये नाजरीन ये कि इसराइल 2 काम करेगा। पहले ये कि इसराइल की जो मुसाद है, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पाकिस्तान में भी बड़ी डीप रोटेड है, उसकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान में भी है। वो पहले ही पता लगा लेगी कि पाकिस्तान कोई ऐसी न्यूक्लियर जो है ना वो हमला करने जा रहा है, एटमी हमला करने जा रहा है इसराइल पे। तो होगा ये कि इससे पहले पाकिस्तान हमला शुरू करे, इसराइल पहले हमला करके हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो हमारे एटम बम जहां पे हमने रखे हुए, जहां से हमने लॉन्च करने हैं, वो तबाह कर देगा। एक दूसरा ये, खुदा ना खास्ता, ये मैं उनका मौक़िफ़ बता रहा हूं जो समझते हैं कि पाकिस्तान ये जंग नहीं जीत सकता। अच्छा, दूसरा काम ये होगा कि हमने मिसाइल फर्ज करें छोड़ दिया, हम मिसाइल को लॉन्च करने में कामयाब हो गए, 12 मिनट लगेंगे उसको पहुंचने में। एग्जैक्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। आयरन डूम के नाम से उसका नाम है आयरन डूम। वो एक्टिव हो जाएगा। वो जैसे ही एक्टिव होगा नाजरीन, वो मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देगा, हमारे मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देगा। यह दलील पेश की जाती है और फिर कहा जाता है कि उसके बाद इसराइल जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो तहबाला कर देगा। यह दलील उनकी तरफ से पेश की जा रही है नाज़रीन, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इसराइल पे अटैक नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है जो 12 मिनट में इसराइल पहुंच सकता है एटमी हथियार लेकर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा करने की जुर्रत नहीं है, क्योंकि इसराइल जब इसका जवाब देगा तो बदले में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। और पाकिस्तान अगर ऐसा करने की कोशिश करता है या कर जाता है तो हमारे हमसाये में बैठा हुआ मुल्क भारत वो इस मौके का फायदा कैसे उठाएगा? 3 दिन से रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हो रहा है, ये होना और ये होना चाहिए जो मुस्लिम उम्मा कर रही है फलस्तीनियों के साथ। देखिए हसन, जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर नजर रखता है उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये पिछले 1-1.5-2 साल से आप ये बात सुन रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट के लिए एक न्यू ग्रेट डील की बात कर रहे हैं। एक नया सौदा हुआ है मिडल ईस्ट पर, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए तमाम अरब ममालिक हत्ता के पाकिस्तान पर भी शदीद दबाव डाला जा रहा है, और जिसके नतीजे में इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इन मुल्कों के कायम कराए जाएंगे
और उसके जवाब में ये तमाम ममालिक इनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे और ये फलस्तीन पर खामोश हो जाएंगे। और मस्जिद अक्सा और उसके बाद मशरकी जेरूशलम, बैतुल मक़दस शरीफ का मशरकी हिस्सा जहां पे मुसलमान आबाद हैं, उस तमाम इलाकों के अंदर इसराइलियों को, यहूदियों को आबाद किया जाएगा। चूंकि आने वाले वक्त में बैतुल मक़दस शरीफ को इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गेम। मुसलमान हुक्मरान शामिल हैं इसके अंदर। ये जो यके बाद दीगरे अचानक बैठे बिठाए तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये हादसाती तो नहीं है। इसके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके नतीजे में मस्जिद अक्सा को फरोख्त किया गया। तो ये एक उम्मत के जवाल का, उम्मत की गुमराही का एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान सिर्फ खून के आंसू रो सकता है, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान बिक गए। अगर मस्जिद अक्सा गिरना शुरू हो गई, मस्जिद अक्सा पे यहूदी काबिज हो गए, फलस्तीनियों को बैतुल मक़दस शरीफ से निकाल दिया गया, जो कि अगले 4-5 साल में इन्होंने करना ही है। यही टाइमलाइन है, हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। आपने अगर इनके टेंपल माउंट को, माउंट के ऊपर जिसे ये कहते हैं, वो जगह जहां मस्जिद अक्सा बनी है, इन्होंने उसका नाम टेंपल माउंट रखा हुआ है। अगर यहाँ पे मस्जिद अक्सा खड़ी रही तो इनका एजेंडा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है, उससे पहले मस्जिद अक्सा के मुहाफिजीन को कत्ल करना है। ठीक सर, ये इस वक्त आपके आंखों के सामने हो रहा है। और सर ये उस वक्त, ये अब ज्यादा इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि 2020 का एक पूरा जो पैच गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता सारे अरब ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट करना शुरू किया। सऊदी अरब इस वक्त पेंडिंग के ऊपर है। आपसे हमने बड़ी दफा ये सवाल किया, इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि मजीद ममालिक अब नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि मस्जिद अक्सा के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया गया 3 दिन से? सर ये जो हमला किया गया है, मैं सख्त बात करने लगा हूं, अरब हुक्मरानों की मर्जी से किया गया है। करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम करना चाहें, कोई ताकत नहीं है हमें रोकने वाली। हम बड़े ताकतवर मुसलमान मुल्क हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन हम करना नहीं चाहते। बात यही है। अभी जो बुलाया गया था, मैं मानने को तैयार नहीं हूं ये बात कि जो पाकिस्तान को बुलाया गया था अभी सऊदी अरब, वहां पर इसराइल को तस्लीम करने की बात ना की गई हो। अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे। इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना। शिकस्त ही तस्लीम करना। इंडिया आपको तोड़ने पे तो, मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है, कर रहा है ये जो वाक़या है, जो कल कोयटा का भी वाक़या हुआ, कोयटा का और वाक़यात हो रहे हैं। अभी अंदेशा है और वाक़यात होंगे। और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है। अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रहा है। अपने पीछे कुछ सेटलमेंट तो छोड़ के जाता। नहीं, सेटलमेंट वो पिछली दफा जब उन्होंने किया, उन्होंने 65 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने 71 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने कैरी लोगर बिल वो किस लिए लेके आए थे, कितनी दफा उन्होंने हमारी मदद बंद की। और ये वो हमें खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम में से और चीन में से एक इंतखाब करो। इसका क्या मतलब है? हम कोई गुलाम हैं कि चीन का हम में से, हम किसी का इंतखाब नहीं करते। आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं तो ये क्या धमकी आमेज रवैया है कि भाई चीन को छोड़ दो, चीन को छोड़ दें। यानी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए उस इंडिया के जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, हम चीन को छोड़ दें। उन्होंने अभी इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन के ऊपर बात कर दी कि जी यहाँ पे भी ड्रोन उड़ रहा है और खतरा है। हाई कमीशन के अंदर ड्रोन उड़ा के क्या करना था? उसकी ड्रोन तो तस्वीरें बनाने के लिए होता है। उसके अंदर वो कि मुझे का खतरा, ये जो लाहौर का वाकया है, ये जो कि ट्रेस हो गया है, पूरा ग्रुप पकड़ा गया है। तो अब ये इंडियन मीडिया पे तो कोई भी चीज़ जो वो चलाना चाहे वो चला, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं है। यानी अमेरिका ने तो आज कमाल कर दिया कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी है, कहा कि बच्चों को, तुर्की पे भी लगा दी है, बच्चों को फौज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कौन से बच्चों को इस्तेमाल करते हैं? $85 बिलियन का लेन देन है चीन का और इंडिया का। इतनी कशीदगी है, फौजें सरहद पे खड़ी हैं, बाद लोग कह रहे हैं जंग हो सकती है। मेरा तो नहीं ख्याल जंग होगी। अगर आप अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप पेश नजर रखें तो आपको क्या नजर क्या आता है? क्या इतना कहना ही काफी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है? देखिए नसरुल्ला, जब 2001 में अमेरिकन अफगानिस्तान आए थे उस वक्त उनका स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या था? वो क्यों सबसे पहले उन्होंने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में दाखिल हुए? उस वक्त जो बड़े बड़े उनके ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना था, एक कंटेनमेंट ऑफ रशिया था, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग एसेट्स थे, और सबसे बड़ा उसमें ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना।
ठीक। 2005 में CIA की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था कि 2015 तक पाकिस्तान के नक्शे हम तब्दील कर देंगे। और आपको याद होगा ये वो टाइम था कि जब मुशर्रफ को निकालकर इन्होंने डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लाई थी और TTP इस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही थी, कराची में अर्बन वॉर थी, BLA एक्टिवेट हो चुकी थी कि उस वक्त GHQ के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स को शहीद किया जा रहा था और पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म पहन के GHQ में नहीं जा सकती थी। टिल्ट नजर आता है हमें अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ, इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए टिल्ट तो है, वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है इनका 21वीं सदी का पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। CPEC को रोकना हो या चाइनीज एक्सपेंशन को रोकना हो या चाइना को उन्होंने रूट्स जो अल्टरनेट रूट हमारी जमीन से जा रहे हैं वो सब इंडियंस और अमेरिकन के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। सो वो तो बड़ा ग्लोबल इंटरेस्ट है, अलायंस है इनका जो रहेगा और उनका अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके TTP, BLA और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए वो इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए अचीव कर लेंगे। सो दे थिंक दे हैव अबाउट 6 months इन अहेड ऑफ देम। लेकिन अब यही वो टाइम, लेकिन क्या कहा अंदेशा जंग का वैसे पता कोई नहीं होता, क्योंकि मतलब ये तो शुरू हो जाए फिर इख्तिताम का अंजाम का अंदाजा कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रेड नहीं बंद हो रही इसलिए कि चीनियों को तो नुकसान होगा, उनकी ज़्यादा है एक्सपोर्ट। वो FATF में ये वहाँ बात ज़ेर बहस आई कि भाई 27 में से 26 नुकात पूरे कर दिए। दुनिया के कितने ममालिक हैं जिन्होंने आधी कंप्लायंस की है मगर उनका ना उसमें से आपको FATF में से नहीं। IMF प्रेशर डाल रहा है आपके ऊपर और माशी मसाइल तो पैदा होंगे। टेलीविजन पे बहस हो रही है एक और मुसलमानों के बारे में जो कभी नहीं की इन्होंने, बाकायदा कभी नहीं, अब कभी इनको याद नहीं आया। अब अमेरिका नाराज हो गया है और अमेरिका कह रहा है तो इन्हें याद आया गौर मुसलमान। तो अच्छा सर, मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देखिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था, अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं, उनका उसी लिहाज से जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, सिंपल है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और उसके अलावा बात हो रही है कि इंडिया के जो लोग हैं वो आईटी के एक्सपर्ट बन रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में छा रहे हैं। और आप कह सकते हो कि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इंडियंस छोड़ दे तो ये कंपनियाँ बैठ जाएगी, उनकी शेयर प्राइसेस नीचे हो जाएगी। और अगर वही पाकिस्तान की बात करें तो करप्शन करने में से बाहर नहीं आते। अब इंडिया की बात करते हो तो आप सबको पता है, कोई रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कई सारी और कंपनीज है जैसे यूट्यूब हो गया, उसके अलावा ट्विटर हो गया जिसको एक्स बोलते हैं। इन सारी कंपनीज को छोटे बड़े लेवल पर यहाँ पर ऑपरेट सिर्फ इंडिया नहीं करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करो तो बहुत सारे मौके मिले हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भर भर के बिलियंस ऑफ डॉलर उनको दिए, लेकिन आखिर हुआ क्या? वही करप्शन। पहले आर्मी के लोगों ने करप्शन की, उसमें जो पैसे बचे उस पर वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने करप्शन की, मतलब पॉलिटिशियंस ने करप्शन की, और जो थोड़ा ज़्यादा पैसा बचा था वो जनता के सामने रखा गया, उनकी मतलब की जो सुविधाएं दी गई। अब ये सारा पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मतलब स्पेंड किया गया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता पाकिस्तान को, जो भी देखना पड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो अच्छा सर, हम
मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देखिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था, अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं, उनका उसी लिहाज से जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में। फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग इतनी आला, ये सब कुछ बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में, हम जानते हैं। और फिर मुआशरत का भी सर, वो साजिद साहब, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगी कि उनका जो माइंडसेट है वो दूसरों को एक्सेप्ट करने का है। हमारा माइंडसेट तो, हम तो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत सारी चीजों को बुरा कहते हैं, अभी तक हम उन चीजों से नहीं निकल पाए, जबकि वो इसको, तो ये सब चीजें इसमें करती हैं। लेकिन इसी के तनाजुर में अगर हम देखें इस वक्त, आप जानते हैं कि वेंडी शर्मन ने कुछ इस तरह की बात की, तो क्या क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, वहां पे कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान जहां खड़ा था, मैं कहता हूँ कुछ फिट पीछे ही गया होगा, आगे उसने क्या जाना है। पाकिस्तान में हमारा एक भी नहीं है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी आप गूगल करें तो न्यूयॉर्क की है, एक काउंसलमैन नहीं है, काउंसलर तक नहीं आपका वहां पे, तो ये किसने फिक्स करना है? और इंडिया के काउंसलर्स होंगे, मतलब काफी बड़ी तादाद वहां पे इंडियंस की होगी। इंडियन है न्यूयॉर्क से, लेडी देयर, आई मेट हर, शी इज अ लॉयर अटर्नी, आई फॉरगॉट हर नेम, काउंसलर भी है, और 5 कांग्रेसमैन है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, निक्की हेली आ गया, शी इज अ सिख इंडियन, वो आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, भाभी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, और कई यहाँ पे फिर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डॉलर कमाते हैं, डॉलर, हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ, जिस तरह उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व का आइडिया, जिस तरह से वो कहते हैं बर्मा भी लेंगे हम, नेपाल भी लेंगे हम, भूटान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, मेरा अफगानिस्तान भी लेंगे। मेरा मतलब एक कॉन्सेप्ट देखें 21वीं सदी ने मोदी साहब ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ऐसी चीज दिखाई, और मैं हैरान होता हूं कि मेरे कई दोस्त इंडियन हिंदू जो है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी इस चीज पे बिलीव करते हैं कि एक चाय वाला है जी, वो भगवान बन गया है, उसने किस तरह इंडिया को, हालांकि इकोनॉमी उसकी तबाह हो चुकी है इंडिया की। अब उसके बाद जो $80 बिलियन का असला वहां छोड़ के आए हैं, वो कोई नुमाइश पे थोड़ी रखना है उन्होंने, वो तो चलेगा ना भाई। अगर वो चलेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान भी रगड़ा खाएगा। लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है कि वहां पे खाना जंगी हो और उसमें चाइना इन्वॉल्व हो, या चाइना के पड़ोस में वहां एक ऐसा तसादम बने ताकि उसकी इकोनॉमी को ब्रेकें लगे। अब वो 2 चीजों का इंटरेस्ट है उनका, एक अमेरिका का भी यही इंटरेस्ट है और इंडिया का भी यही इंटरेस्ट है। तभी तो वो कह के आई है वहां पे कि 1 माइंड 1 अप्रोच ऑन अफगानिस्तान, और 1 माइंड अप्रोच को मैंने डिफाइन आपको कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, दोनों पार्टियां उसमें इंटरेस्टेड है। अब पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान अपने डॉलरों के बारे में सोच रहा है। तो पाकिस्तान में तो अंदर आप कहते हैं ना कि जो भी बात होती है वो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है बात, वहां पे तो इंटरेस्ट, वहां पे तो नेशनलिज्म है नहीं है। मैं समझता हूं मेरे लिए इतनी ज्यादा शर्मिंदगी थी अगले दिन कि पाकिस्तान अब कहां खड़ा है, तोशा खाना पे खड़ा है, एक्सटेंशन पे खड़ा नैब की। और दूसरी मुझे सबसे ज्यादा अफसोस बात ये हुई अगले दिन, आपके ISI के चीफ चेंज हुए हैं, और वो इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान की जिसके हद को नहीं। मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, आपको पता है इंडिया का इस वक्त कौन इंचार्ज है रहा का? आपको पता है अमेरिका का इस वक्त CIA का FBI का इंचार्ज कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कौन है? इंग्लैंड का कौन है?
लेकिन आपका मैं हैरान होता रहता हूं। फिर आप कहते हैं जी लोग बातें करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको हाइब्रिड कहते हैं। साजिद साहब, पाकिस्तानियत में मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो? मैं कहता हूं यार मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार, मैं दुखी ना हो तो और क्या करूं? मुझे और आज के नहीं है, मैं जितनी सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ता रहूं शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन होता रहा सारी जिंदगी। 73 साल की 1947 से शुरू हो गई थी ये गेम सारी, और उसमें मुझे अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। मेरा दुख इस बात का है कि उसमें रिलीफ नजर नहीं। मुझे रिलीफ जिस दिन नजर आई मैं शायद खुद चला जाऊं पाकिस्तान, मैं खुद जाके अपनी मादरे मिल्लत को सर्व करूं, लेकिन यह कि मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती। पाकिस्तान को खाया जा रहा है, और एक मजे की बात यह है कि खाने के लिए अलायंस बन चुका है, इत्तेहाद कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने। कि मुझे पता चला कि काफी अरसे से जो प्रेसिडेंट शी है उन्होंने खान साहब से बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर से। ना सिर्फ यहां से आपके जो बाइडन नाराज है, चाइना भी नाराज है। चाइना अब अगले दिन मैं बल्कि एक पूरा विलाग इस पे करना चाहूंगा कि वो ग्वादर छोड़ के अब कराची चले गए। आपने कहा सर जी वो छोटी चीज पसंद रही तो बड़ी ले ले, बल्कि मैं तो कहूंगा पिंडी इस्लामाबाद भी दे दे, वहां पे कोई रिजॉर्ट बना दे चाइना आके। नहीं सर, पिंडी नहीं, पिंडी बस एक का ही है, पिंडी किसी का नहीं हो सकता। और नहीं देखे ना चॉइस, लेकिन वो उनको किसी असेंबली से नहीं पूछा गया, किसी मेरा कौमी असेंबली की ये डिसरिस्पेक्ट है। उनसे कंसेंसस लेने चाहिए थे कि ग्वादर पहले दिया 40 साल के लिए, वो अब कराची भी मांग रहे हैं, दे या ना दे। लेकिन बस इस तरह मुल्क चलते। मुझे ये बताएं कि मिडिल ईस्ट तो पहले ही वो शहजादे चलाते हैं जिस तरह उनके बाप की प्रॉपर्टी है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी तो यही हो रहा है। किसी मेरी मादरे मिल्लत की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अनवर बेग साहब, कंट्रोल लाइन पर अमन की बात करना क्या वाकई बैरूनी दबाव है और किसी वक्त पर जाकर भारत 5 अगस्त का इक़दाम भी वापस ले सकता है? नहीं जी, 5 अगस्त का तो वो वापस नहीं लेंगे। इंडिया का हमेशा से उसकी जो वो चांकिया की पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी, वो उसको अडॉप्ट किया हुआ कि वो धोखा देते हैं, वक्त आने पे अपना टाइम निकलवाते हैं और फिर वो काम निकलवाते हैं। शायद ये कश्मीर सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वीक, वी ऑल नो इट एंड इट्स अ फैक्ट, एन ओपन फैक्ट। हमें चाहिए कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल रखें, इंडिया को कुछ दोस्तों से बिहाइंड द सीन समझाएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आपके पास सही इकोनॉमी नहीं होगी, आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले कुछ समय से मतलब कुछ 2-3 सालों से सीज फायर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पहले क्या था, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बारी गोलीबारियां चलती थी, लेकिन अब पाकिस्तान ना ही पाकिस्तान करता है ना ही इंडिया करता है और शांति है। वो उसका रिजल्ट ये है कि जो दोनों तरफ के लोग मरते थे, मतलब यहाँ पर मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर सब कुछ स्टॉप हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें कर क्योंकि इसमें इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था और अच्छी चीज़ों में इनिशिएटिव लेने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये लगता है कि 370 और 35 से जो इंडिया ने हटाया था, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इंडिया जो है वो ये सारी चीज़ें जो है उसको फिर से इम्प्लीमेंट कर दे। और यहाँ पर उन्हीं के पैनल में जवाब मिल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 370 35 से कुछ भी नहीं री इम्प्लीमेंट होने वाला। चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे नवाज शरीफ का भाई आ जाए, चाहे वो बिलावल भुट्टो आ जाए, कोई भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है आने वाले दिनों में, ये 370 और 35 से का कुछ होने नहीं वाला, ये लिख के रख लो। और ऐसा मैं नहीं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट ही पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अनवर बेग साहब, कंट्रोल लाइन पर अमन की बात करना क्या वाकई बैरूनी दबाव है और किसी वक्त पर जाकर भारत 5 अगस्त का इक़दाम भी वापस ले सकता है या कुछ और है ये? नहीं जी, 5 अगस्त का तो वो वापस नहीं लेंगे। देखिए, वी आर बोथ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आज दुनिया के अंदर ये मिसाइल और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का दौर खत्म हो गया है। आजकल चल रही है दुनिया में इकोनॉमिक वॉर्स। आप देखिए, चाइना और अमेरिका को वो अगर एक दूसरे को बम करना चाहते हैं 2 मिनट का काम है, बट उनकी लड़ाई वहां नहीं है, उनकी लड़ाई है इकोनॉमिक। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वीक, वी ऑल नो इट
and it's a fact, an open fact. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक स्टांस था, उससे हटकर बात हुई है, लेकिन जो PMLN एज अ पार्टी और आपकी जो हुकूमत भी थी, आप लोग भारत के साथ जो तमाम मामला थे अमन के की आपकी ख्वाहिश थी उसको हल करने के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान और भारत को अपना जो डायलॉग है उसको जारी रखना चाहे भारत जो है वो 370 वाली जो एक आर्टिकल में जो शिक है उसको दोबारा वो रिस्टोर ना भी करे? जी नहीं, मेरे ख्याल में जब तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई सीरियस कंसेशन नहीं होती अमन के लिए, तब तक गुफ्तगू की तो ऑफर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हमने नरेंद्र मोदी के अब 7वां साल। लेकिन खान साहब यहाँ पे तो सारे मामला ही तकरीबन तय पा गए हैं, हमने बात भी की है, हमने सीज फायर के ऊपर हमने उनसे एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? जी देखिए, यही तो बात है कि हर गुफ्तगू जो हम करते हैं बगैर कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी स्टेप बैक लिए हुए, इसका मतलब यह है कि हमने उस तसल्लुत को टैसिटली एक्सेप्ट कर लिया है और उसको हम स्टेटस को हम मानने के लिए तैयार हो गए। हम ये ला कहते रहे कि नहीं जी हम जो है वो हम मानते और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ेंगे कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, हम सीज फायर भी करेंगे, हम जो है वो हिंदुस्तान के तसल्लुत के बावजूद उसको सिक्योरिटी काउंसिल का वोट भी देंगे, हम जो है वो कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस भी करेंगे, तो एक सेंस दुनिया में डेफिनेटली जा रही है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान का तसल्लुत एक्सेप्ट कर लिया है। और अब जो हमने पिछले दिनों में जो पेशरफ पाकिस्तान के अंदर देखी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी, उससे यही है कि जी गालिबन कश्मीर का जो मसला है उसका एक गैर अक़वाम मुत्तहिदा हल जो है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल नहीं। मतलब ये तो आप बहुत बड़ी एक किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद ये कश्मीर सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप जाहिर है कि जितना भी हमने आपसे सवाल किया आप इत्तेफाक नहीं करते जो भी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर PMLN की हुकूमत या इस वक्त PMLN बरसरे इक्तदार होती और ये आर्टिकल जो 370 है इसका खात्मा होता, तो आप क्या स्टेप लेते, क्या करते, आप क्या एंगेज ना करते, क्या आपके पास ऑप्शंस होते? जी हमारे पास ऑप्शन सबसे बड़ा तो जो हमें एक विगरस मुतहर्रक सफारतकारी करनी चाहिए थी, हम वो करते ना जो इन्होंने नहीं की। इनको कम से कम 1.25 साल लगा, बल्कि गालिबन 1.5 साल लगा OIC से कुछ अल्फाज निकलवाने के लिए अपने हक में। और अभी भी जो एक्चुअल इशू है कि हिंदुस्तान काबिज है गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में, उस कब्जे के खिलाफ हम एक लफ्ज भी पूरी दुनिया से कॉन्डेमनेशन में हासिल नहीं कर पाए। हमें चाहिए कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल रखें, इंडिया को कुछ दोस्तों से बिहाइंड द सीन समझाएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आपके पास सही इकोनॉमी नहीं होगी, आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं एक और चीज बताऊं, इंडिया में फॉरेन पावर्स का जो G7 नेशंस हैं, G8 है, और जितने वर्ल्ड पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंडिया में है कि वो कभी भी इंडिया के खिलाफ वोट किसी भी फोरम पे नहीं डालेंगे, जस्ट बिकॉज दैट दे आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर है। कि हमें अपना पाकिस्तान में हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कंसंट्रेट करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें। जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर हमारे लैप में गिरेगा। Until then we will achieve nothing। एक सरबराह वहां से उड़ा वाशिंगटन से और यहाँ पहुंचा और उसने कहा कि कोई होश की दुआ करो इंडियन से, उनके पास 100 से ज्यादा एटम बम है, वो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। हाँ जी, और उनके पास वो छोटे एटम बम हैं। ये भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तायुनाती की समरी मंजूर कर ली है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। इंडिया है, ये कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को शाम बनाना, पाकिस्तान को इराक बनाना, या और हम एक अपना
फायर भी नहीं कर सकेंगे, तोप का गोला भी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर वो आ जाएं अपनी पर। पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। एक ऐसा फैसला किया गया है जो यकीनन पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न है। नमस्कार दोस्तों, अब आज सिचुएशन ज़रा एकदम इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये चीज़ पहले विपरीत हुआ करती थी। आज अमेरिका जो है, अगर मान लीजिए कि इंडिया का कोई भी संदेश अगर पाकिस्तान को पहुंचाना है, सख्त संदेश की बात हो रही है और इंडिया चाहता है कि मैं डायरेक्टली बात नहीं करूंगा पाकिस्तान से, तो CIA हो या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी संस्था हो अमेरिका की, वो सीधा यही करते हैं कि भाई इंडिया का जो भी मैसेज होता है वो सीधा पाकिस्तान को डिलीवर करते हैं, वो भी सख्त लहजे में, सख्त शब्दों में, मतलब हार्ड वर्ड्स के अंदर उनको समझाया जाता है कि भाई ये आपकी हरकतें ज़रा बंद कर दो, अदरवाइज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यही चीज़ 2014 से पहले थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हो कि अगर आप ऊपर जाओ तो विपरीत थी। मतलब कैसे विपरीत थी, देख लीजिए 1965 की वॉर, वेस्टर्न कंट्रीज पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ था। 71 पूरा का पूरा कारगिल में भी होता, लेकिन कारगिल में पकड़ा गया कि भाई इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान की ही गलती है, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, अदरवाइज़ वहाँ पर भी वो सपोर्ट कर देते पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि शब्दों की मार पड़ती है, अगर कुछ करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है। और वो जो पहले का ज़माना था, पहले का समय था कि वेस्टर्न कंट्रीज खुलकर सपोर्ट किया करती थी, वो सब कुछ बंद हो चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। 2 मौके पर जब इंडिया ने आर्मी जमा की हमारे बॉर्डर पे, तो CIA का सरबराह वहाँ से उड़ा वाशिंगटन से और यहाँ पहुँचा और उसने कहा कि कोई होश की दवा करो इंडियन से। उनके पास 100 से ज्यादा एटम बम है, वो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। हाँ जी। और उनके पास वो छोटे एटम बम है कि जो किसी और के पास नहीं है, शायद अमेरिका के पास हो। और मिसाइल उनके सुपीरियर है, जेट तैयारे उनके पास है, पायलट उनके अच्छे। तुम किस ख्याल में हो? भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुश आइंदा या पाकिस्तानी मैशियत को संभाल सकेगा? कि भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। 5 अगस्त 2019 का नरेंद्र मोदी का एक गैर कानूनी मूव, जिसमें आर्टिकल जो थे कश्मीर की वादी के हवाले से, वो आर्टिकल्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से अनेक्स किए गए 35A और 370। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया कि कोई ट्रेड नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फायदा नुकसान, नफा नुकसान, ऐसी वैसी कोई चीज नहीं होगी। इस वक्त इस हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब इन्होंने इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है कि इस हुकूमत ने आते ही भारत से तिजारत के लिए दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का फैसला कर लिया है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इंडिया की सरबात की बिल्कुल उनको अप्रिशिएट किया जाता है। जयशंकर साहब द ग्रेट, मैं कहता हूँ डिप्लोमेट इस रीजन में, बल्कि मैं क्या इस वक्त दुनिया में उन्होंने जो कुछ किया, या नरेंद्र मोदी जी से पाकिस्तान में जितना मर्जी इख्तिलाफ किया जाए, लेकिन अपने मुल्क को उसने आगे खड़ा किया और वो आगे बढ़ रहा है। S-400 सिस्टम अमेरिका ने लिया है, इंडिया ने लिया है रूस से, रशिया से। वो लेने पर, क्योंकि अमेरिका उसको अपना बेचना चाह रहा था, अपना उनका सिस्टम है, तो वो बेचने पर फिर उस पर सैंक्शंस लग सकती थी और लगनी चाहिए थी इंडिया पे, लेकिन वो भी नहीं लगी, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस किस्म की है कि उसने सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं और अपना मफाद अजीज है, उसने अपना मफाद आगे रखा हुआ है। बहुत अच्छी। तो ये कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को शाम बनाना, पाकिस्तान को इराक बनाना, या उसके सारा कुछ जो हमारे पास है वो ले लेना, और हम एक अपना फायर भी नहीं कर सकेंगे, तोप का गोला भी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर वो आ जाएं अपनी पर, तो हमें जो है ना बहुत एहतियात से चलना है दुनिया में। ये इस किस्म की कन्फ्रंटेशन इतने ही नहीं है। तजारत क्या होती है? तजारत ये है ना, वो एक सिख है हमारा, एक दोस्त है एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास फैसलाबाद, वो बड़ा खुश था। उसने कहा जितना कपड़ा बेच सकते हो बेच दो, क्योंकि हमारा शलवार कमीज का जो कपड़ा है और होम टेक्सटाइल है ये तो बहुत पॉपुलर है, बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मगर वो गया नहीं सामान, वो इजाजत नहीं देते।
वो किसी न किसी हीले बहाने से टाल देते हैं। तो सामान तो इंडिया का आएगा ना, हमारा तो नहीं जाएगा। तजारत में हमें खसारा होगा ना, फायदा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अरुण साहब इस बात का कितना ये तो खर्चा है? मतलब ये अमेरिकन पॉलिसी है ना। पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। एक ऐसा फैसला किया गया है जो यकीनन पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न है। हुकूमत जो गुज़श्ता हुकूमत इमरान खान साहब की, उस पर बहुत तनकीद करती थी कि कश्मीर के हवाले से आपकी पॉलिसी कमज़ोर थी, आपने बहुत कोई सख्त एक्शंस नहीं लिए, और आते ही इसने काबीना इजलास में जो फैसला किया है वो इंतहाई शर्म का मकाम है पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए। आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर है। भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। यू आर अ फेलिंग स्टेट। भारत के पास जो आज विदेशी मुद्रा भंडार है वह पाकिस्तान से 30 गुना से ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जब भी चाहे पाकिस्तान को खरीद सकता है। मैं तो समझता हूँ इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं, उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज़ हमेशा पाकिस्तान में डिस्कस होती है, खास करके जब इंडिया की तारीफ होती हो या फिर इंडिया को डिस्कस किया जाता हो कि भाई इंडिया के पास 600 बिलियन के रिजर्व पड़े हो और हमारे पास 2-5-10 बिलियन के रिजर्व मैक्स है, और वो भी वो पैसे हैं जो सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ ने आपको सिर्फ क्रेडिट दिखाने के लिए रखे हैं कि भाई अगर आप यहीं से कुछ भी खरीदते हैं और सामने वाला गारंटी दे मांगता है कि भाई आपके पास पैसे पड़े हैं, उसकी क्या गारंटी है, तो उस समय पर आप दिखाते हो कि भाई देखिए हमारे पास इतना पैसा है, हम आपके जो भी किस्त बनेगी या फिर जो भी लौटाना पड़ेगा हम आराम से लौटा देंगे। लेकिन यहाँ पर और भी बात होती है कि भाई इंडिया का फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा है, तो आखिरकार ये हो कैसे गया? क्योंकि 1947 में दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुए थे और एक पीरियड ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान था वो तेज़ी से ग्रो कर रहा था इंडिया से, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा चली नहीं। अब उसी के बिना पर पाकिस्तान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो जो है एशियन टाइगर बनेंगे। जैसे मैं आगे भी कह चुका हूँ, एशियन टाइगर नहीं, एशियन बिल्ली भी नहीं बन पाएगी। और आज इतनी ख़राब सिचुएशन है कि 2-3-4 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हुकूमत तो ज़ाहिर हमें बताती है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत बढ़ाए हैं आपकी हुकूमत ने, उस पर हुकूमत बड़ी नाजा है, बहुत उस पर फ़ख्र करती है, उसको अपनी अचीवमेंट समझती है। लेकिन डॉक्टर ज़ुबैर जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ये सारा का सारा मांगा हुआ पैसा है, ये बोरोड पैसा है, ये तो हुकूमत ने गिरवी लिया हुआ है। आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर है। ये देखिए, आप एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रख के, न्यूक्लियर वेपन्स रख के, उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए कि जब आप उसको इस्तेमाल, दैट इज द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो और खुदकुशी करना इट्स द सेम थिंग। तो मैं समझता हूँ ये भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं इन द और वेर स्ट्रांग और वीक हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। समी साहब, 10 बिलियन डॉलर के खाना आप इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री में। आपका मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है, आप 10 बिलियन डॉलर्स किधर है? वो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, भाई क्यों आप नहीं उगा सकते हैं? और आप वो टैक्स भी नहीं करते हैं एग्रीकल्चर को, फिर भी आप नहीं उगा सकते हैं। तो देखिए क्यों लोग देख के कहते हैं कि यू आर अ फेलिंग स्टेट। मैं तो समझता हूं इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट।
और वो हमारा इस वक्त ये है, तो आपको कभी इज्जत नहीं आएगी जब तक आप भीख का वो लेके सब जगह जाएं। 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है, ये नहीं कि आपको दे दिया है, आपके बैंक में रखा है। और जब उनका मूड बोलते हैं वो कहते हैं वापस दे दो, और उससे आप इतने खुश हो गए। नहीं, इसको तो बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी सफारतकारी, और पता नहीं क्या हो गया, छक्का मार दिया जावेद मियादाद वाला शारजा की तरह, वो उसको तो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। अली साहब, ये इतनी कमज़ोरी क्यों है अमेरिका के हवाले से? हम एयर स्पेस के मामले में भी हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू होगा, देते रहेंगे उनको, फ़ज़ाई जो हमारे सारी जो फ़िज़ाएँ हैं वो खुली रहेंगी। फिर हम ये देखते हैं कि श्रीनगर और यूएई के बीच में फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, कोई हम उस पर एहतजाज नहीं करते हुए नज़र आ रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इतना बड़ा एग्रीमेंट यूएई के गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन हम उसके हवाले से भी कोई बात नहीं उठा रहे। और हमारा झुकाव, ये खौफ, ये क्यों है? इसकी क्या वजह है? जबकि IMF ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, FATF ने हमें दबा के रखा हुआ। मालूम है कि 30-31 अरब से हमारी बढ़ नहीं पा रही हैं, और पिछले कोई 8-9 साल से नहीं बढ़ पा रही। 2013-14 की मुझे फिक्र याद है, हमने 31 बिलियन डॉलर की लिमिट की हद जो है वो की थी, और अब 31 बिलियन पे पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया। देखिए इसका इम्पैक्ट बड़ा भारी होता है, क्योंकि जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उन सबकी बढ़ जाएगी। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं? हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, खाद भी इंपोर्ट होती है, मशीनरी, लोहा, चाय, मिर्चें, खाने पकाने का तेल, कागज, बिजली की कीमत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजों की कीमत बढ़े हैं। अब इंडिया के पास रिजर्व, मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं, उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। बोले कर्जा कौन सी हुकूमत ने नहीं लिया, कौन सा मुल्क नहीं लेता, कौन सा कारोबारी नहीं लेता। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है, हम तो ये सुनते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया पिछले 3.25 साल में कर्जे उतारने के लिए। अब आप सुनते हैं ना क्यों लिए। और हम कर्जे की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल बैरूनी कर्जों की बात कर रहे हैं। तो बैरूनी कर्जा बेसिकली दो वजूहत की वजह से हुकूमत ने लिया है। एक तो करंट अकाउंट खसारा जो है उसका पूरा करने के लिए, और दूसरा सिर्फ करंट अकाउंट खसारा नहीं है, इस हुकूमत को जो विरसे में मिला है वो बिलो द लाइन जो बैरूनी कर्जाजात की अदायगी है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखें 2015 में हम 7 अरब डॉलर जो है हर साल का अदायगी होती थी हमारी, आज वो तकरीबन कोई 15 से 17 अरब डॉलर पे पहुंची हुई है। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है खसारा पूरा करना, जो 7 अरब का सूद पे करते थे वो 15 से 17 अरब हो गया। बिल्कुल। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो इस हुकूमत को 3 साल से औसतन जो मिल रही है वो 27 अरब डॉलर की सालाना है। तो इसलिए बोरोइंग इनकी ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि औसतन